जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की कृषि से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग बिहार में पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न है हम लोगों का, पशुपालन कुल ग्रामीण आय में लगभग हिस्से का योगदान करता है। तो कितने? तो पशुपालन कुल ग्रामीण आय में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की कुल संख्या कितनी लाख थी? 329 लाख थी। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 2012 की पशु गणना के अनुसार बिहार के कुल पशुधन के कितना प्रतिशत दुधारू पशु थे? 2012 की पशु गणना के अनुसार बिहार के कुल पशुधन के कितना प्रतिशत दुधारू पशु थे? तो कितना प्रतिशत थे? तो 54। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 2012 के बाद बिहार में कब पशु गणना होने वाली थी? 2012 के बाद बिहार में कब पशु गणना होने वाली थी? तो कब होने वाली थी? 2017 में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन है कौन सा? तो बकरी। बिहार में गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन बकरी है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। बकरी बिहार में गरीब लोगों की आय का प्रमुख साधन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे गरीबों का गाय कहा जाता है? निम्न में से किसे गरीबों का गाय कहा जाता है? तो बकरी को। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में गाय और भैंस की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राज्य में गाय और भैंस की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो पटना जिले में। किस जिले में? पटना में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है? तो पूर्वी चंपारण में। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक संख्या गायों की थी? पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक संख्या गायों की थी? तो किस जिले में थी? तो अररिया जिले में थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक भैंसों की संख्या थी? पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक भैंसों की संख्या थी? तो किस जिले में थी? तो मधेपुरा जिले में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक सूअरों की संख्या थी? तो भोजपुर में। यहाँ सर्वाधिक सूअरों की संख्या थी पशु जनगणना 2012 के अनुसार। यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक थी? तो किस जिले में थी? तो कैमूर जिले में। पशु जनगणना 2012 के अनुसार कैमूर जिले में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक पाल्टी पक्षी की संख्या थी? पशु जनगणना 2012 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक पाल्टी पक्षी की संख्या थी? तो कटिहार जिले में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है?
अनुकूल जलवायु, जल, पर्याप्त मात्रा में चारा, ये तीनों। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये तीनों उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसे पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मक्का को, जिनोरा को, बरसीम को, इन तीनों को किया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1983 में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में दुग्ध उत्पादन को डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है। तो कौन करती है? बिहार में दूध उत्पादन को डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है। तो सुधा करती है। कौन सी करे? सुधा करती है। बिहार में दूध उत्पादन को सुधा डेयरी के नाम से बाजार में विपणन करती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में कितने दूध उत्पादक संघ कार्यरत हैं? तो कितने हैं? तो 6 हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैशाली पाटलिपुत्र दूध संघ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध संघ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। ये कहाँ है? बरौनी में, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, मिथिला दूध संघ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका वो है समस्तीपुर में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, तिरहुत दूध संघ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, शाहाबाद दूध संघ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आरा जिला में स्थित है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विक्रमशिला दूध संघ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये आपका भागलपुर में है। विक्रमशिला दूध संघ कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मगध दुग्ध परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये गया जिले में है। कहाँ है? गया जिले में। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, कोसी दूध परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में है। ये पूर्णिया में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के लिए भंडार संग्रह स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है बिहार में? तो पटना में किया गया, मुंगेर में, सहरसा में, इन तीनों जगहों पे किया गया है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राज्य के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिए भंडार गृह नहीं स्थापित है? राज्य के किस जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिए भंडार गृह नहीं स्थापित है? तो किस जिले में है? तो कटिहार जिले में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में दूध खरीद वृद्धि किस परियोजना के तहत सर्वाधिक होता है? तो किस परियोजना के तहत होता है? तो कोसी दूधशाला परियोजना के तहत होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गाय की नस्लें है? तो जर्सी है, दोगली है, ऑस्ट्रेलियाई है, ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों जो है वो गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गाय की नस्लें नहीं है? निम्न में से कौन गाय की नस्लें नहीं है? तो कौन नहीं है? तो गोरखा नहीं है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन गाय की नस्लें हैं? इनमें से कौन गाय की नस्लें हैं? तो थारपारकर है, देवनी है, पंजाबी है।
तो कौन है इनमें से? तो ये तीनों हैं, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन भैंस की नस्लें हैं? तो कौन है इनमें से? तो ये तीनों हैं, मथुरही है, मुर्रा है, भदौरी है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये तीनों भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन भैंस की नस्लें नहीं हैं? निम्न में से कौन भैंस की नस्लें नहीं हैं? तो फैजाबादी जो है वो भैंस की नस्लें नहीं है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेहसाना एवं नागपुरी किस जानवर की नस्लें हैं? तो किस जानवर की नस्लें हैं? तो भैंस की है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में जल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर है? तो बिहार में जल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 276,000 हेक्टेयर है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? तो 3.9% भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में मछली उत्पादक जिला कौन है? राज्य में मछली उत्पादक जिला कौन है? तो दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राज्य में कहाँ मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है? तो कहाँ किया गया है ये? तो पटना। राज्य में पटना मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य सरकार द्वारा कब से पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, दवाओं तथा उपकरणों से युक्त एम्बुलेंस की सुविधा कराई जा रही है? तो ये कब से कराई जा रही है राज्य सरकार द्वारा? तो 2010-11 से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमि सुधार अधिनियम बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है? कौन सा राज्य है भूमि सुधार अधिनियम बनाने वाला? तो बिहार। बिहार भूमि सुधार अधिनियम बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार की कितने प्रतिशत से अधिक जोत इकाइयाँ 1 हेक्टेयर से कम की है? बिहार की कितने प्रतिशत से अधिक जोत इकाइयाँ 1 हेक्टेयर से कम की है? तो 80। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, 80%, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार बंगाल क्षेत्र में कब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? बिहार बंगाल क्षेत्र में कब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? तो कब हुआ था ये? तो 1793 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, बिहार में कब कृषि आयकर कानून लागू किया गया था? बिहार में कब कृषि आयकर कानून लागू किया गया था? तो 1938 ईस्वी में बिहार में कृषि आयकर कानून लागू किया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब बिहार की समस्त भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्थापित हुआ था? कब बिहार की समस्त भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्थापित हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार में बटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? बिहार में बटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1957 ईस्वी में ये नियम लागू किया गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बटाईदारी अधिनियम 1957 के तहत कितने से कम स्वामित्व वाले किसानों को बटाईदारी वाली भूमि पर अस्थायी बटाईदारी अधिकार देने का कानून बनाया गया? तो 1 एकड़ से कम, 1 एकड़ से कम स्वामित्व वाले किसानों को बटाईदारी वाली भूमि पर अस्थायी बटाईदारी अधिकार देने का कानून बनाया गया, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कब भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया गया? बिहार में कब भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया गया? तो 1961 ईस्वी में ये नियम लागू किया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 के तहत कितना भूमि एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि रखने की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था की गई है तो कितना प्रतिशत? तो 20%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 के तहत 20% भूमि एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि रखने की व्यवस्था की गई है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 के तहत कितना भूमि एक व्यक्ति के पास अधिकतम असिंचित भूमि रखने की व्यवस्था की गई है? तो कितना की गई है? तो 60। भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 के तहत 60 भूमि एक व्यक्ति के पास अधिकतम असिंचित भूमि रखने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? बिहार में काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में किया गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य सरकार द्वारा कब भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था? राज्य सरकार द्वारा कब भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया था? कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके नेतृत्व में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था? तो डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बिहार में भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? तो मुसहरी से किया गया था, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।